हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग लीनियर इक्वेशंस के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे, पहले लीनियर इक्वेशन समझा था, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। उसका हमने डिस्कस किया था। कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस का हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने कनेक्ट किया था आपको कैसे लीनियर इक्वेशन की जो इक्वेशंस है कैसे सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो हम लोग बातचीत करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो बस बेसिकली बच्चों को बहुत प्रॉब्लमेटिक में डाल देता है, क्योंकि प्रॉब्लम उसके नाम में ही है तो प्रॉब्लम करता ही होगा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें बहुत इजी वे में। ये भी एक तरीका है। कुछ बच्चे इसको इस तरीके को पता नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा अपने आप को परेशानी में फेस करते हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा हमसे, ये इस तरह के क्वेश्चंस डील नहीं कर पाएंगे हम, वो मेरा आउट ऑफ द बॉक्स है। ऐसा फील होता है बच्चों को, क्योंकि जो चीजें बना बनाया मिल जाता है इक्वेशन तो उसे सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन कुछ स्टोरी बेस्ड मिलता है तो वो इक्वेशन को फॉर्मेशन नहीं कर पाते। मेन यहाँ पर कहानी वही है, इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, देन क्वेश्चंस बनना बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेन वहां पर अटकते वहां पे जहां पर क्वेश्चंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो हम लोग आज हम इजीएस्ट में समझेंगे। पहले हम लोग कैटेगराइज करेंगे सभी पार्ट्स को, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ना है। हमारा जैसे बेसिक सा वीडियो जो है, बेसिक जो है हमारा स्टार्टिंग जैसे होगा, उसमें बेसिक क्वेश्चंस को उठाएंगे, बेसिक से क्वेश्चंस को उठाएंगे। अब बेसिक क्वेश्चंस को डील करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे। समझ पा रहे हैं, मीनिंग को समझिए, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजीली। अगर सही तरीके से आप एक ऑर्डर वाइज चलेंगे, डिसिप्लिन वाइज चलेंगे, सिस्टमेटिक वाइज फॉलो करेंगे हमारी बातों को, तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा आएगा सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हमारा रहेगा, जिसके अंदर में हम लोग बातचीत करेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, इस नंबर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें हमारा सम दिया रहेगा, डिफरेंस दिया रहेगा, एक नंबर दूसरे नंबर का डबल दिया रहेगा, एक नंबर दूसरे नंबर, इसमें भी वेरिएशन है। इसमें भी एक आध सम्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाते हैं, बच्चों को इसमें भी फर्क पड़ता था हल्का सा, लेकिन इतना है कि बच्चे रिलेट कर पा जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है अगर आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, स्टोरी को अच्छे से समझिए, फिर देखिए सवाल आपसे बनना बहुत बड़ी चीज नहीं, इजिली सवाल आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, पहले हम लोग बातचीत करेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड हम लोग जो इस पे सेकंड हम लोग बातचीत करेंगे वो होगा डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए सर, ये जो डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये पहले आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस को जितने भी वर्ड प्रॉब्लम को बता रहे हैं, जितना भी क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाएंगे, ये सभी रिपीट होगा आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में। अभी हम लोग फिर आगे बातचीत करेंगे, अब कौन सा डे में वो बातचीत करेंगे ये मेरे को आइडिया नहीं है, ये कोई चीज बना बनाया चीज तो है नहीं। पर डे लेक्चर रेडी होता है, पर डे आपके पास जाता है, तो ऐसा कुछ बना बनाया चीज है नहीं मेरे पास। तो मैं बता नहीं सकता कि किस डे में उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है फिर आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इस बात को अच्छे से बैठा लीजिए दिमाग से, ठीक ना। तो सही तरीके से समझिएगा, बहुत अच्छे बहुत इजी वे में समझाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत इजीएस्ट वे में। यदि इससे इजीएस्ट वे अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो फिर आपके प्रॉब्लम आपको क्लास 10th में नहीं है, प्रॉब्लम आपको बेसिक्स में। अगर हल्का सा बेसिक्स आपका ठीक रहा तो फिर आपको ज्यादा इसमें रुकावटें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत कम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आप बहुत सही तरीके से अपने आप को सही मैथ्स को सही कर ही लेंगे। ठीक है, पहले हम और बात करें नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में, फिर लोग बात करें डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस में, और थर्ड हम लोग बातचीत करेंगे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए सर, अभी सीबीएसई ने अपना सैंपल पर रिलीज कर दिया, उसमें फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को दिया है, लेकिन इसमें से नहीं दिया है, दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। समझिए ध्यान से, अभी सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को दिया है, लेकिन दिया किसमें से, इसमें। लेकिन हम लोग पढ़ना दोनों में, अगर आप यहीं पर अच्छे से समझ जाइएगा तो फिर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके ज्यादा हमको समय नहीं बिताना पड़ेगा, बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ना। फोर्थ हम लोग बातचीत करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चंस। फिफ्थ हम लोग बातचीत करेंगे ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, ज्योमेट्री एंड एरिया बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सिक्स नंबर हम लोग बातचीत करेंगे, जो सिक्स नंबर है वो हमारा होगा मिसलेनियस सम्स।
जिसके अंदर में हमारा बाकी सम्स आएगा, ठीक है ना। इस नंबर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में ही हम लोग एक और टॉपिक को बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात इस नंबर बेस्ड के अंदर में ही मेरा रहेगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। इस नंबर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड चार्ज बेस्ड क्वेश्चंस, फिक्स्ड चार्ज बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर में हम लोग कोशिश करेंगे इसको डील करने का, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, इसको हम लोग इसके अंदर में ही डाल दे रहे हैं। इसी बेस में, इसी के अंदर हम लोग एक और चीज बातचीत करेंगे हम लोग, वो होगा डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन ऑफ मनी। ये दो चीज टॉपिक हो गए। मतलब अगर हम इतने क्वेश्चंस को, इतने टॉपिक को डील कर लेते हैं आपके साथ में, इतने टॉपिक को अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से और सब चीज कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। इतना से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फिर लीनियर इक्वेशंस के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जाए, आप अपने आप को कैपेबल महसूस करेंगे कि आप फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, सॉरी, लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना मेन, तो मैंने बता तो रहा हूं, मेन उसमें फॉर्मेशन करने पे। अगर मैं कह दूं सर लीनियर इक्वेशन ये है 4x - 5y = 6, और दूसरा है 2x + 3y = 11, और मैं कह दूं कि सर x और y बताइए, हो सकता है मैक्सिमम बच्चे निकाल लेंगे। अगर आपको लीनियर इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए आता है तो बहुत सारे बच्चे निकाल लेंगे। इजीएस्ट वे बस इसके लिए निकालने का, ठीक है, बहुत सारा तरीका है निकालने का। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, दोनों मेथड में से कोई मेथड लगा कर निकाल लेंगे। लेकिन इसी को बनाने से पहले मैं कह दूं कोई स्टोरी दे दो, लंबा सा स्टोरी, और बोलो यहां पहले पहुंचो फिर निकालना, तो आप फंस जाएंगे। तो मेन वहीं पर दिक्कत हो रहा है ना। तो अगर इतने सारे पार्ट्स को आप डील कर लेते हैं और सभी एक एक पार्ट को आप समझ लेते हैं, तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आप बुक मत बनाइए, केवल वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए और एक एक क्वेश्चंस को सही तरीके से फिर से बना लीजिए। आप कनेक्ट जरूर कर पाएंगे। दो दो क्वेश्चंस तो मैं डील कर ही रहा हूं हर पे बेस्ड, सभी क्वेश्चन पे बेस्ड दो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टडी प्लान, ये मेरा वर्ड प्रॉब्लम का पूरा स्टडी प्लान रहेगा, जिसमें हम लोग अभी के वीडियो में ये तीन पार्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। फर्स्ट थ्री पार्ट्स को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, तो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस और फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, इसको हम लोग डील करने वाले हैं। कहानी समझ पा रहे हैं? बहुत इजी वे है सर। अगर आप इसको सही से कनेक्ट कर पाएंगे तो फिर हमको ज्यादा आपके साथ दिक्कत नहीं होगी, समय ज्यादा मेरे आपके साथ नहीं लगने वाला, ठीक है ना। देखिए यहां पर मिसलेनियस वाले सम्स मेन हमको ज्यादा आपको समझ में जो आएगा, जो ज्यादा तरीके से आपको कनेक्ट करने के में हेल्प करेगा, जो नए तरह के सवाल को डील करने में आपको हेल्प करेगा, वो यहीं पर कर पाएगा। दिमाग बैठा लिए, यही आपको बहुत हेल्प करेगा नए क्वेश्चंस को डील करने में, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे सम्स आ जाएगा सर, बहुत सारे सम्स आ जाएंगे, हम लोग सब डील करेंगे। अभी ही सवाल पूछा है सर, बता रहे हैं आपको, एक क्रिकेट स्टेडियम पे बेस्ट सवाल बोल दिया है कि क्रिकेट स्टेडियम में गेम खेलने के लिए कुछ लोग गया, मतलब अगर हम उसको सही तरीके से उस क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे, तो वो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, डिनोमिनेशन ऑफ मनी पे बेस्ड। हम बताएंगे आपको कैसे, अगर आप इसको सही समझ पा रहे हैं बहुत सही तरीके से। आपको एट द एंड दो वेरिएबल मानना है और दोनों वेरिएबल को सॉल्व करके निकालना है। मीनिंग समझ लिया, मीनिंग ऑफ कंसेप्ट यही है। अगर पूरे टॉपिक का हम सारांश बताएं तो आपको दो वेरिएबल को मानना है, पूरी स्टोरी को पढ़ना है। अगर आप पूरे, हम कोई शॉर्टकट तरीका हम आपको नहीं बताने वाले, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। अगर 60 डेज का प्लान है तो 60 डेज में बहुत ही डेप्थ टच के साथ चल रहा है। कोई ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं है कि 60 दिन के अंदर में आपको हम रामानुजन बना देंगे, अपन भी नहीं है ना आपको बना पाएंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होता है, सबके साथ होता है, सभी लोग को फेस करते हैं, वही लाइफ का पार्ट होता है, सभी लोग करते हैं उस चीज को। तो मैं आपको कभी शॉर्टकट तरीका से रूबरू कराना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो पहले आप अच्छे समझ लीजिए कि आपको दो वेरिएबल के साथ खेलना है, वो दोनों वेरिएबल को आपको सॉल्व करके आपको वैल्यू बताना है। तो मेन आपका ये है कि आप फॉर्मेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मेन आपका एट द एंड यहीं पर खत्म होना चाहिए आने। अगर आप इस पूरे वीडियोस को देखने के बाद आप न्यू क्वेश्चंस को कहीं गलती से उठा रहे हैं, लेट्स से मान लीजिए आपने कहीं से आपने कोई सैंपल पर सॉल्व करने की कोशिश की, वहीं से लीनियर इक्वेशन से कोई क्वेश्चन को आपने उठाया और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसको बनाना चाहता हूं, आप सॉल्व करते वक्त गलती कर रहे हैं, ये हो सकता है। मिस्टेक्स पार्ट ऑफ द लाइफ, दोहराना नहीं चाहिए। मिस्टेक एक बार हो रहा है, अच्छी बात, होता है, सबसे होता है मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स को दोहरा रहे हैं तो ठीक चीज नहीं है, गलतियां होंगी, ठीक है, लेकिन वो चीज आप वहां माने फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, आप मिलाइए सही से। अगर फॉर्मेशन हो गया है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा है तो आप वहीं पर लैग कर जा रहे हैं।
मेन वही चीज, मिस्टेक तो होगा ही, गलतियां होंगी, मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सही से मैथ्स नहीं बना रहे हैं, फिर आप जहां भी पढ़ रहे हैं आपको गुमराह किया जा रहा है। मैथ्स में प्रॉब्लम होना ही चाहिए, मैथ सब्जेक्ट में हल्का फुल्का प्रॉब्लम होगा ही होगा। कोई अगर टीचर बोल देता है कि मैथ्स आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हमसे पढ़िए, तो गलत बात, आपको गलत शिक्षा वो दे रहा है। मैथ्स अगर आप बना रहे हैं, मैथ्स में प्रॉब्लम होगा ही होगा, कोई बहुत बड़ा पंडित भी रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। तो मैथ्स से प्रॉब्लम होता है ऐसा, ठीक है ना। मैथ्स जल्दी सबको सबको आता नहीं, जल्दी बहुत लोग सफर करते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सही ट्रैक पे हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पहला तीन जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक मैं बता दे रहा हूं आपको, इसमें जो हमारा मेन टॉपिक जो है ना, हो सकता है कि नंबर बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा सवाल ना रहे, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं बनते हैं सर, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं आते हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इक्वेशन के फॉर्मेशन आपको परेशानी नहीं होगी, लाइन बाय लाइन पढ़िए, इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए और आप आगे बढ़िए, कोई आपको नहीं रोक सकता, इस कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चल देखिएगा, आपके पास छोटा सवाल लेंगे बहुत इजीली, ठीक है। छोटा सवाल है, कहानी समझिएगा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहेगा, नॉर्मल सवाल रहेगा, बोलता है फाइंड टू नंबर, सॉरी सम ऑफ टू नंबर, सॉरी ऐसा सवाल है, द सम ऑफ टू नंबर इज 137। दो नंबर है, बहुत इजी सवाल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, समझ पाइए, कनेक्ट कीजिए सवाल को, बहुत सही रहेगा। द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड सम ऑफ देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर। देखिए कितना इजी, जस्ट एन इजी पीजी क्वेश्चन। दो नंबर आपके पास है, वो दोनों नंबर का सम दिया हुआ है, सम का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, प्लस होता है, डिफरेंस मतलब माइनस होता है। दो नंबर का सम दिया 137, उसका डिफरेंस दिया 43, लेट द टू नंबर बी एक्स। मान लेते हैं दो नंबर क्या है, लेट द टू नंबर, दो नंबर बोला है बी एक्स एंड, आपको दो नंबर एक्स एंड वाई बोला है, दोनों नंबर का सम एक्स प्लस वाई, हमको पता नहीं ना, इट्स 143 था, इट्स 137, दो नंबर का सम है सर 137 और दोनों नंबर का डिफरेंस है 40। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब आपको यहां से सॉल्व करने के लिए मेरा रिक्वायरमेंट नहीं, ये आप खुद ही कर सकते हैं। तो मेन वहीं पर देखिए, आप समझिए ध्यान से कहानी, कहां पर आप लैग करेंगे, अगर आप इक्वेशन बना पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं बन पा रहा है आप लैग करेंगे, ये कंफर्म है। एकदम सबसे इजीएस्ट पार्ट है सवाल का, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, पहले इजी इजी क्वेश्चन ही होगा, हार्ड क्वेश्चन आपको उसे रूबरू नहीं किया जाएगा, ठीक ना। देखिए उसको अगला सवाल लेते हैं, ठीक ना। देखिए बोला फाइंड टू नंबर सच दैट सम ऑफ द थ्राइस, फाइंड टू नंबर सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड इज 142 एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकंड बाय वन। देखिए कहानी नए नए तरीके से बोल रहा है, कुछ नया नहीं है, कोई नए तरीके, बस स्टोरी को नए तरीके से ही आपको समझाना चाहता है, नया स्टोरी बना देगा, कहानी वही रहेगा। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स वाई निकाल लीजिएगा, आपका आंसर वही आ जाएगा। मेन मेरा मोटो आपको कनेक्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर यहां से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिए तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, पीछे का वीडियोज ही देखिए ज्यादा अच्छा। तो इसको यहां से सॉल्व करना ही चाहिए आपको, यहां से मेरा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वहीं पर मैं वहीं तक मेरा हेल्प था। आगे सवाल सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता क्या है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कहता क्या, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा मेरे को भी पता नहीं कैसे इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है। बोला फाइंड टू नंबर, पहले दो नंबर निकालने के लिए बोला है, तो हमको दोनों नंबर के बीच में आर एस अग्रवाल है, कोई नया बुक नहीं है, दूसरा बुक नहीं है, वही बुक है। फाइंड टू नंबर, दो नंबर है, तो लेट द टू नंबर भी एक्स एंड वाई, वो दो नंबर मेरे पास क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, इतना पहले कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। फिर बोला है द सम ऑफ थ्राइस, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, इसमें से हमारा फर्स्ट नंबर है। अच्छा यहां से कुछ कुछ वर्ड आपको पता होना चाहिए, सर थ्राइस मतलब क्या होता है, थ्राइस मतलब होता है थ्री टाइम्स, अगर हम ट्वाइस की बात करें तो ट्वाइस मतलब होता है टू टाइम्स, ये सब कुछ कुछ वर्ड होते हैं आपको पता होना चाहिए। थ्राइस मतलब होता है थ्री टाइम्स, ट्वाइस मतलब होता है टू टाइम्स, ठीक है। बोल तो रहे हैं सर, कैसे भी स्टोरी घुमा दे, अगर आपको हल्का फुल्का अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीके से सवाल बना सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको बर्डन उठाना ही नहीं, अगर बर्डन ज्यादा उठाइएगा तो उतना प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए, समझ गए, तो बर्डन मत उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलता है द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, थ्राइस द फर्स्ट, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, फर्स्ट वाले का थ्राइस करना है, फिर सम करना है सेकंड वाले के साथ में, तो हमको कितना मिल रहा है
द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142 इज 140. Sum of thrice the first and second. The sum of thrice the first. The sum of thrice the first. फर्स्ट वाले को थ्राइस करना है, सेकंड वाले सम करना है. मिल रहा है मेरे को 142. फिर बोला है फोर टाइम्स द फर्स्ट. फोर टाइम्स द फर्स्ट. फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाई 138. अगर फोर टाइम्स कर देते फर्स्ट वाले को और एक्सीड करते हैं मतलब माइनस करते हैं सेकंड वाले, एक्सीड मतलब होता है बड़ा होना. अगर आपको सही से बनाएंगे तो बोलेंगे फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाई 138. मतलब इसको फोर टाइम्स कर देंगे तो सेकेंड वाले से 138 बड़ा होगा. एक्सीड्स मतलब होता है बड़ा होना. तो क्या बोल रहा है कि अगर मैंने फर्स्ट वाले पार्ट को, स्टोरी में बोला है, अगर मैंने फर्स्ट वाले पार्ट को फोर टाइम्स कर दिया, फर्स्ट वाले पार्ट को फोर टाइम्स कर दिया तो सेकंड वाले पार्ट से 138 बड़ा होगा. समझ पा रहे हैं सवाल को? समझिए 138 बड़ा होगा तो मतलब ये नंबर y से 138 बड़ा होगा. तो इसको इक्वेट करने के लिए इधर 138 ऐड करेंगे. समझ पा रहे हैं? बहुत इजी है. अब इस y को इधर लिख देंगे हम लोग तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 142. 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 138. दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर. दो इक्वेशन तो डायरेक्ट देख पा रहा है, वाई वाई कट रहा है, 4 3 7 कट जाएगा आराम से. सवाल बन के रेडी हो जाएगा. बहुत इजी, बहुत हार्ड सवाल नहीं, इजीली आप बना सकते हैं. ठीक है, एकदम इजी, इजी पीजी. चलिए शांति तरीके से सवाल बन के रेडी हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं आप. वाई भाई इसको ऐड करें तो खत्म हो गया. ये हो गया 7x, ये हो जाएगा 8 2 10 7 3 7 280. तो x इक्वल टू 280/7. 7 4 40. तो x का वैल्यू हो गया 40. मतलब फर्स्ट नंबर मेरा 40 था. मेरा फर्स्ट जो नंबर है वो मेरा है 40. सेकंड नंबर निकालना है, यहां कहीं पुट कर दिए. फर्स्ट नंबर 40 पुट करेंगे तो 120 इधर भेज देंगे. फर्स्ट नंबर इस वजह से इसी से निकाल देते. फर्स्ट नंबर 40 पुट करेंगे तो 44 × 40 माइनस 138 इक्वल टू वाई. 4 × 40 160. 160 माइनस 138 इक्वल टू वाई. तो वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 22. दिस इज द आंसर. मतलब अभी हम और भी सवाल आपसे ले रहे हैं, मेरे आपसे कनेक्ट करना है बस. आपको सवाल से कनेक्ट करना है. मेन आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं एक एक चीज को, सवाल को कनेक्ट कर पा रहे हैं, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है. पहले अच्छे से बोलिए, वर्ड प्रॉब्लम का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है. कोई कुछ भी बोल रहा है एकदम उस बात पे ध्यान ना दे. जितनी जल्दी आप अपनी परेशानियों से समझ जाएंगे कि आपकी परेशानी कहाँ पे है, उतना जल्दी आप उसका समाधान निकाल पाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे. ठीक है, और भी सवाल लेते हैं. देखिए और एक क्वेश्चन ऐसा है ना इसमें, एक देखिए मेरे को सभी क्वेश्चन सेम टू सेम लगे. एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगा, एक सेट्स का स्टोरी, थ्राइस का स्टोरी, तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ. एक क्वेश्चन ऐसा है ना, दो ही नंबर बार में स्टोरी पूछता है, दो नंबर ही होता है, स्टोरी पूछता है. और उसमें और बातचीत क्या करता है कि नंबर्स को डिवाइड किया गया और रिमाइंडर और क्वेश्चन के साथ खेलना चाहता है. नंबर को डिवाइड करके क्वेश्चन और किस साथ खेलना चाहता है, वो क्वेश्चन के साथ खेलना चाहता है और रिमाइंडर के साथ खेलना. मतलब ऐसे सवाल आपको मिलेंगे. आपके पास आ रहे सवाल है एनसीईआरटी, आपको सवाल देखिएगा, आपको मिलेगा ऐसा सवाल कि आपको सवाल ऐसा होगा. कैसे? तो जी ध्यान से क्या कहना चाहते हैं? तो सवाल ऐसा है, देखो अगर आपके पास बुक्स वगैरह है तो आप देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है. सवाल ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आरसा सवाल का, 3 एक्सरसाइज का. बोला इफ थ्री टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर. कोई नंबर है, दो नंबर के बीच की बातचीत कर रही है. दो नंबर है, थ्री टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर. दो नंबर, इसमें से एक बड़ा नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है. तो हमको पता नहीं दो नंबर क्या होता, तो मान लेते हैं नंबर क्या है एक्स एंड दूसरा नंबर वाई. हम मान लेते हैं एक्स जो है वाई से बड़ा है. मानने में कोई दिक्कत, वाई को भी मान सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं. हम बोलते हैं एक्स जो है वो वाई से बड़ा है. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सवाल में बोलता है इफ थ्री टाइम्स द लार्जर टू नंबर्स डिवाइडेड बाय द स्मॉलर.
थ्री टाइम्स द लार्जर टू नंबर, दोनों में से जो बड़ा नंबर है 3x, उसको स्मॉलर से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपको ये चीज पता होगा कि सर डिवाइड डिवाइड हम लोग करते हैं तो दो चीज हमको मिलता है, रिमाइंडर, और दूसरा मिलता है हमको क्वोशिएंट। आपको आइडिया होगा इसके बारे में। तो जो बोला मैं वही कर रहा हूं, दो नंबर है, नहीं पता हमको, पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है। एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। ठीक है, जो बोला हम मान लिए खुद से, क्योंकि बोला है दोनों में से एक नंबर बड़ा है, हमको मानना ही होगा। तो 3x/y, बोला ये जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया गया। तो डिवाइड करने के बाद बोला है, डिवाइड करते ही कुछ रिमाइंडर क्वेश्चन बचा होगा, तो बोला है रिमाइंडर बचा है 8 और क्वेश्चन बचा है 4। क्वेश्चन बचा है 4, रिमाइंडर बचा है, ये पहला केस बना। आगे हम बाद में सोचेंगे क्या कर, पहले केस तो बना लो अपने हिसाब से, सवाल तो मैं सॉल्व करने सीख जाऊं, फिर तो सवाल बनाना कैसे है वो तो गुरु बता ही देंगे कैसे करना है, वो समझा ही चुके हैं हम कैसे करना है। इक्वेशन बनना मेन तो है मेरे लिए। आगे की बात बोलता है कि इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉल, अब स्मॉल नंबर वाई है, 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, व्हाट वी गेट द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, रिमाइंडर और क्वोशिएंट मिलेगा हमको। तो रिमाइंडर कितना मिला बच्चा, तो इस केस में हमको क्वेश्चन मिला है 3 और 5 मिला है रिमाइंडर, क्वेश्चन 3 और रिमाइंडर मिला है 5। ये मेरा पूरे स्टोरी का था। ये जो स्टोरी बोले आपको मैं इसे करके, ये कोई दो नंबर है सर, वो नंबर मेरा एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, ऐसे करके आप मान लिए, जो मानना, अब वाई को बड़ा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम आंसर सेम टू सेम वही आएगा जो आपको आंसर आना है। ठीक है, चिंता ना करें। अब सुनिए, बोला है कि जो बड़ा नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 8। जो बड़ा नंबर जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर नंबर से, जो ग्रेटर नंबर है उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 5। और इस केस में क्वेश्चन बचेगा 4 और क्वेश्चन बचेगा 3। ये मेरे पास पूरा स्टोरी है। ये अगर आपको पूरा स्टोरी से अगर ये चीज बना पा रहे हैं, आप अगर समझ पा रहे हैं इन चीजों को, तो फिर सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये कंफर्म रहिए। अब आपके सामने हम कुछ कुछ लिखेंगे, आपको अगर पता होगा इस सब चीज बारे में, आप बचपन में पढ़े होंगे डिवीजन एल्गोरिदम। बहुत चांसेस इस तरह का सवाल मेरे मेरे को लगता है कि इस सवाल देना चाहिए बोर्ड्स में। अच्छा सवाल है, बच्चे को बहुत सारी चीजें खोल कर रख देती है। देखिए, एक ही सवाल में हम बहुत सारी चीजों को तोड़ रहे हैं, बच्चे डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी सीख जा रहे हैं, जो बच्चे भूल जाते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम था एक, अगर आपको पता होगा तो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, देखिए ये चीजें कि सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, अगर पता होगा तो फर्स्ट केस में आपको डिविडेंड के बारे में अगर पता होगा, तो अगर मैं कि कोई नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास 89 कोई नंबर है, हमको 7 से डिवाइड किया, ठीक है ना, तो डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, 1 बार में, 1972 यहाँ पर। तो ये जो नीचे बचा उसको रिमाइंडर कहते हैं, जो यहाँ एक क्वेश्चन कहलाता है, ये हमारा डिविडेंड कहलाता है, ये हमारा डिवाइजर कहलाता है। इधर का पार्ट डिवाइजर कहलाता है, ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा क्वोशेंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। अगर इतना आपको आइडिया है तो फिर ज्यादा सोचने योग्य चीज नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको यहां से क्लियर हो पा रहा है, यहां से देखते ही कि सर ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट को डिविडेंड कहते हैं, फर्स्ट वाले केस में हम लोग डिविडेंड यहां लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले केस में डिविडेंड हो गया। डिवाइजर नीचे वाले को कहते हैं, तो डिवाइजर नीचे वाले। इस केस में रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन कितना है सर, तो 4 है, और रिमाइंडर कितना है, तो 8 है। क्लियर है, देखिए हम इक्वेशन बनकर रेडी हो गया, 3x - 4y इक्वल टू 8, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये कितना इजीली बन गया, अगर आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, फिर फर्क नहीं पड़ेगा किसी क्वेश्चन बनाने में आपको, और कहीं पर भी फंसेंगे भी नहीं। सेकंड केस में बोला है डिविडेंड कितना बच्चा, डिविडेंड मेरे को 5y, डिवाइजर क्या है, तो डिवाइजर मेरे पास सर, डिवाइजर मेरा x है, क्वेश्चन कितना बचा है, तो 3 बचा, रिमाइंडर तो सर 5। तो मेरे पास आएगा ये, इसको इधर भेजेंगे, तो 3x - 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन मेरे पास है 3x - 4y
-8 = 0। उसके बाद वाला 3x -5y +8 = 0, +8 +5, सॉरी। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब तो मेरे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और सर सेम साइन का है, हमको पता है सेम साइन माइनस होता है, या माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो गया। तो ये 3x कैंसल आउट, -4y +5y, इट्स बिकम y, -8 -5 -13, तो y = आराम से धीरे धीरे समझिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सर, बहुत इजी। सवाल में दम नहीं है, अगर आप सही तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीजों को, तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ बर्डन वाली चीज है ही नहीं, केवल आपको सही तरीका नहीं पता, बस सही वे नहीं पता। सवाल केवल देखने में ही है ऐसा वैसा सवाल है, सवाल में दम ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो मेरा वाई का वैल्यू निकल गया 13। वाई 13 कहीं भी पुट कर देते, वाई का वैल्यू चलिए यहां पुट कर देते। तो 3x -13 5 जा 65 +5 ये हो जाएगा 60, तो x = 60/3, तो इट्स बिकम 20। x x का वैल्यू सर 20 होगा, y का वैल्यू 13 होगा, यही हमारा। ठीक है, अब इसी में हमारा जो बात हुआ था कि सर इसमें हम लोग फिक्स चार्ज वाला सवाल डिस्कस करेंगे। एक फिक्स चार्ज, उसमें सर तीन तरह का वेरिएशन है। वेरिएशन तो बहुत तरीके का आ सकता है, और भी वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन बहुत तरीके से हो सकता है। अब वेरिएशन मैं बात करूं तो सब निकाल कर रख दूंगा आपके सामने। ठीक है, वेरिएशन कैसे कैसे है बता रहा हूं, देखिए कैसे कैसे। सुनिए, और भी चीजें जैसे बुक में सवाल जो है ना, एक लाइब्रेरी बेस्ड है, एक मेस पे बेस्ड है, जिसमें कुछ लोग मेस पे खाना खाते हैं तो एक चार्जेस होता है फिक्स्ड, एक होता है टैक्सी हायरिंग। ये तीन सवाल देखने को मिल जाता है सही तरीके से, हर जगह बुक में मिल जाता है। एक और सवाल भी है सर जिसपे आता है, जिसमें मान लीजिए कहीं पर हम जॉब पे गए, लेट्स टेक मान लीजिए हम जॉब पे गए, जॉब में काम करने का ना, ठीक है, काम करने का जो ऐसे कुछ, जैसे मान लीजिए ज्वाइन किया तो मेरा ज्वाइनिंग के बाद मेरा कुछ फिक्स्ड सैलरी रखा गया होगा, ठीक है, और हर ईयर वो सैलरी इंक्रीज करता है। कहानी ऐसा होगा, हर साल उसका कुछ इंक्रीमेंट होता होगा, वो इंक्रीमेंट फिक्स होगा, एकदम फिक्स इंटरवल में उसका इंक्रीमेंट होता होगा। हम एक सवाल, ऐसे सवाल अपने मन से बना रहे हैं, सवाल देखे थे, सवाल था, अपने सवाल अपने मन से हम बना रहे हैं, उसको लिखते हैं। तो ऐसे कुछ सैलरी स्टार्ट किया, फिक्स सैलरी, एक ही जगह पे दो लोग काम कर रहे हैं, मान ली राम एक श्याम, दोनों काम कर रहे हैं एक ही फील्ड पे, ठीक है। तो राम स्टार्ट किया काम करना, तो शाम को मिल रहा था कितना, 5,000 रुपए फिक्स सैलरी। तो शाम को भी 5,000 मिलेगा, दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहा है, और एक ही जॉब तरह का जॉब स्टाइल है दोनों का। ठीक है, तो ऐसे सवाल देगा कि राम और श्याम एक ही साथ दोनों ज्वाइन किया, दोनों का कोई ज्वाइनिंग सैलरी होगा, ज्वाइनिंग के दौरान कोई सैलरी फिक्स सैलरी होगा। अब बोला कि दोनों 7 साल के बाद, राम को 7 साल के बाद ऐसा मिला, श्याम को 8 साल के बाद इतना मिला, तो बताना है कि फिक्स्ड सैलरी कितना था और उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो कितना था, ऐसे सवाल रहता है। और एक टैक्सी हायरिंग वाला होता है, आप लोग देखे होंगे उबेर, या कभी भी आप, और क्या होता है जो उबेर होता है, अरे क्या होता है, रैपिडो होता है, और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ओला। जब बुक करते हैं आप तो देखे होंगे, आप जब बुक कर देते हैं ओला वाले कार जब आते हैं, तो वो एक, अगर ओला आपने बुक कर दिया, 1 किलोमीटर पर आवर में दिखाता है, और एक दिखाता है फिक्स। अगर आपने बुक कर दिया तो ना वो पे करना पड़ जाता है। अगर मान लिया आपने पे नहीं किया, कैंसिल कर दिया, दैट टाइम आपको फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ऑर्डर करेंगे तो उसमें वो ऐड कर देता है, ऐसा करता है वो। आप ध्यान नहीं दिए होंगे क्या, ऐसा करता है वो लोग। ठीक है, इस चीजें होती है, तो वो फिक्स चार्ज होता है। अरे कैसे करके, जैसे मान लिया आपने लाइब्रेरी का भी ज्वाइन किया, तो लाइब्रेरी में भी ऐसे ही होता है कि आपने पहला 5 दिन का आपको पहले पे करना होगा, तो उसको फिक्स्ड कह देंगे। और फिर डे बेसिस के लिए कहीं पर मेस ज्वाइन करते हैं आप फूडिंग के लिए, तो वहां पर भी वैसे ही होता है। तो मतलब यहां पर दो स्टोरी निकल सामने आता है, पूरे स्टोरी का सारांश वही है। ये पूरे स्टोरी में आपको एक चीज क्लियर समझ में आना चाहिए कि सर यहां दो बात कर रहा है। पहली बात कर रहा है फिक्स्ड, और एक होता है डे बेसिस, मंथ बेसिस, वर्किंग बेसिस, ऐसे कर करके चीजें होंगी। दो चीजें वेरिएबल खेलेंगे, एक होगा फिक्स्ड वेरिएबल, एक होगा मेरा चेंज वेरिएबल। डे बेसिस किसी ना किसी पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो, चाहे वो डे पे डिपेंड कर रहा होगा, ईयर पे डिपेंड कर रहा होगा, मंथ पे डिपेंड कर रहा होगा, किसी न किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अब इसको अच्छे समझने के लिए हमको सवाल ही लेना पड़ेगा, मेरा सवाल का वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले अच्छे तरीके से।
पहले सवाल ऐसा है, हम लोग टैक्सी चार्ज के बारे में बातचीत करेंगे कि टैक्सी चार्ज किस बेसिस पे चल रहा है, ठीक ना। द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स चार्ज। एक टैक्सी है, ठीक ना, जो भी बताया था टैक्सी हायरिंग वाला, वो कंप्राइज करता है फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स चार्ज रख देता है वो, और दूसरा चार्ज करता है चार्ज पर किलोमीटर के बेसिस पे, जितना किलोमीटर जाएंगे उस बेसिस में चार्ज लेगा, ठीक ना। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹75। अगर कोई 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 75। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि पहले 10 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा? 75 रुपीज। फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए 75। एक चीज तो क्लियर हो गया सर, 10 किलोमीटर अगर गया तो देना पड़ेगा 75। पहली बात। दूसरी बात जो है वो ऐसा है कि अगर वो 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया तो देना पड़ेगा उसको 110। अगर वो 15 किलोमीटर गया है तो उसको पे करना पड़ेगा 110। कुछ इस तरीके से डाटा है टैक्सी वाले का, यही मेन डाटा मेरे पास है, और बाकी हमको एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायरमेंट है। यहां से एक चीज क्लियर हम समझ चुके हैं कि वो दो चार्ज को रखा है। पहला चार्ज क्या रखा है? फर्स्ट चार्ज को रखा है फिक्स्ड, दूसरा चार्ज को रखा है पर किलोमीटर बेसिस में, वो मेंशन कर दिया, ठीक है। हमको पता नहीं क्या था फिक्स चार्ज, हम मान लेते हैं कि वो फिक्स चार्ज क्या रखा है, फिक्स चार्ज एक्स रखा है, और दूसरा रखा है चार्ज पर किलोमीटर, हम मान लिए वाई। जितना किलोमीटर जा रहा है उसका चार्ज रखा है वाई। कोई बंदा गया होगा 10 किलोमीटर तो उसको पे करना पड़ा कितना? 75। दूसरा बंदा गया 15 किलोमीटर, उसको पे करना पड़ा 110। सेम टैक्सी वाला ही है। एक कोई बंदा गया 10 किलोमीटर तो उसको 75 पे करना पड़ा, कोई 15 किलोमीटर गया तो 110 पे करना पड़ा। तो वो जैसे ही टैक्सी बुक किया होगा तो ये फिक्स चार्ज का स्टार्ट हो गया होगा, और ये 10 किलोमीटर का चार्ज है। पर किलोमीटर का कोई चार्ज होगा, तो 10 किलोमीटर से इंटू किया होगा तो निकला होगा। मतलब फॉर 10 किलोमीटर फॉर 10 किलोमीटर वो कैसे बनेगा इक्वेशन? पहले तो फिक्स चार्ज देगा प्लस पर किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के लिए मान ली 5 रुपए लिया तो 10 किलोमीटर के लिए 50। तो हमको पता नहीं ना कितना रुपए ले रहा है पर किलोमीटर, हम मान लिया वाई लिया है तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई। टोटल मिला के कितना रुपए दिया वो? तो पूरा पैसा दिया है 75। सेकेंड, जब वो 110 रुपीज पे कर रहा था तो वो कितना किलोमीटर गया है? 15। तो 15 किलोमीटर वो सिमिलरली उसी प्रकार से पे करेगा 110। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मतलब मैक्सिमम जब भी सवाल आपको ऐसा देखने को मिलेगा आपको इक्वेशन ऐसे ही बन के रेडी होता है। कहानी क्लियर हो जाएगी। कभी कभी देखिए, कभी कभी ना सवाल आपको ऐसा मिलता है, देखिए यहां से बात आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ के बाद मेरी रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ के बाद आपको खुद ही सॉल्व करना है। मेरा रिक्वायरमेंट आपका यहीं पर था, आपसे हम केवल सवाल डिस्कस करेंगे और सवाल डिस्कस करके इक्वेशन बना के देंगे। आशा है आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा ही रख सकते हैं। आपसे जुड़े तो बहुत दूर दूर होते हैं हम, लेकिन जरूर कोशिश कीजिए इसको सॉल्व कर लेने की। उम्मीद है आप लोग से, आशा है आप सॉल्व कीजिएगा आप लोग। देखिए मैक्सिमम सवाल में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मान लीजिए किसी ने अपना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपना वाले स्टार्ट किया, ठीक ना, हम पहले अपना ही स्टार्ट कर दिए। मान लीजिए हम अपना टैक्सी वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिए, मिस्टेक मान ली हम स्टार्ट किए कैसा टैक्सी, तो नार्जो टैक्सी हम स्टार्ट कर दिए। मान लीजिए जैसे ओला है वैसे हम स्टार्ट कर दिए नार्जो टैक्सी सिस्टम करके शुरू कर दिए, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो हम बोले फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड है। मेरा सिस्टम कुछ और था, इक्वेशन कैसे बनाएंगे सोचिए। मेरा सिस्टम बोला फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड है, मतलब 5 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड। अगर आपने टैक्सी बुक किया तो 5 किलोमीटर आपको इतना देना ही पड़ेगा, चाहे आप 2 किलोमीटर जाइए, 3 किलोमीटर जाइए या 2.5 किलोमीटर जाइए, आपको फिक्स्ड वही पैसा देना पड़ेगा 5। अब 5 किलोमीटर से पहले ही उतर जाइए कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन आपको देना है उतना ही। मतलब सिस्टम, मतलब मेरा टैक्सी 2.5-3 किलोमीटर नहीं भागेगा, आपको पे करना पड़ेगा 5 किलोमीटर के लिए। मेरा जो अपना सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर वो मेरा कुछ होगा भाई, सेम यहां पर वैसे चल रहा है। तो सोचिए, मेरा बात ध्यान समझिए बच्चा लोग। अगर मानिए सोचिए, दिमाग लाइए कि अगर कोई आदमी मेरा टैक्सी पे बैठा और वो चला 15 किलोमीटर, वो टोटल 15 किलोमीटर बैठा है, तो उसको कैसे चार्जिंग लग रहा होगा? इसे चार्जिंग दो पार्ट में बटा होगा। सर 5 किलोमीटर के लिए तो आप फिक्स रखे हैं जो मेरा एक्स है, और 10 किलोमीटर के लिए
आप सर वाई रखे हैं। कहानी समझिएगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी। कैसे भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी सवाल। मेरा मेन इंटेंशन यहाँ पर आपको सवाल बताने का नहीं है, कौन सवाल आ रहा है बोर्ड्स में नहीं आ रहा है। मेरा इंटेंशन है सारे तरह के सवाल से आपको कनेक्ट करने। तो सवाल अगर ऐसे घूम के आ गया तो आप उस वक्त अपना दिमाग घुमाएंगे, हल्का सा दिमाग लगाना है बैठ के, कि फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए वो एक्स ले रहा है, तो ये 15 किलोमीटर के लिए दो पार्ट में बटा होगा, वो उसका जो सिस्टम होगा वो दो पार्ट में बटा होगा। पहला 5 किलोमीटर के लिए वो एक्स जोड़ लिया, अगला 10 किलोमीटर का जुड़ जाएगा उतना। ठीक है, मान लीजिए 15 किलोमीटर के लिए हमको मेरा सिस्टम को पे करता था वो ₹250। हम ₹250 लेते थे 15 जाने के लिए, तो कैसे देता होगा पैसा? ऐसे, x + 10y = 250। ऐसा सिस्टम बनेगा। अगला किसी पे बैठा दिया, बोले 25 किलोमीटर चलना है, उसको बोला 25 किलोमीटर। अब उस कितना पैसा दिया हमको? तो ₹400 दिया। लो, पहला उसका 25 किलोमीटर जाने के लिए हमको कितना दिया? वो ₹400। तो अगला इक्वेशन क्या बनेगा? तो अगला इक्वेशन यहां बना देते हैं, एक्स प्लस, तो कितना चला है? 25, तो 5 घटा देंगे, 20y = 400। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और क्या ही लेना देना है हमको। समझ पा रहे हैं? कहानी खत्म। मतलब इसको सॉल्व करना आपका हाथ का काम है। हम बोले कहीं पर भी सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, और बहुत चांसेस सवाल टपकेगा सर, बहुत चांसेस है। मेरा तो गट फीलिंग है आना चाहिए इस सवाल, क्योंकि रिलेट कर पाता नॉर्मल लाइफ से आपका बहुत सही तरीके से। केस बेस में भी आ सकता है सवाल, ऐसा ऐसे करके सवाल बन सकता है ऐसे करके ना। और भी देखिए, मान लीजिए मेस वाला आप ज्वाइन किए, तो मेस वाला सवाल भी ऐसे ही मिलेगा, मेस में भी। ठीक है, देखिए एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, देखिए ऐसे करके। देखिए ऐसे करता है ना, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ पर मंथ ऑफ अ हाउस होल्ड। देखिए कितने तरीके सवाल को अलग, वही सेम यही है, फिक्स्ड है, इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करना हमको। देखिए, द टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ ऑफ अ हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड रेंट ऑफ द हाउस एंड द मेस चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग द हाउस। मतलब कहता है कि कोई रूम है, एक रूम के अंदर में उसका जो पैसा लगना है मंथली, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट में है फिक्स्ड जो रेंट है, दूसरा उस रूम के अंदर में कितने लोग रह रहे हैं और कितने लोग खाना खा रहे हैं मेस में, उस बेसिस पे। कहानी ऐसा है, मतलब एक फिक्स्ड है, और वो रूम के अंदर में शेयरिंग कितने लोग शेयर करें। दो लोग रहते हैं तो इतना लगेगा, चार लोग उस रूम के अंदर रहते हैं तो इतना लगेगा, पांच लोग रहते हैं तो इतना लगेगा, ऐसे करके इस बेसिस में चार्ज रखा है। मतलब कितने लोग शेयर करें पर पर्सन के बेसिस पे वो रखा है। ठीक है, ये सब सवाल बहुत सही तरीके से आपको मिल जाएगा बुक्स में, कोई दिक्कत नहीं। आर डी शर्मा, आर एस शर्मा बुक में मिल जाएगा सवाल, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको मेन तो सवाल कनेक्ट करना है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, fixed rent of the house and the mess charge depending upon the number of people sharing the house. The total monthly expenditure is 3900 for two people. अगर दो लोग रहते हैं तो उसको देना पड़ेगा 3900, और अगर पांच लोग रहते हैं देना पड़ेगा कितना? 7500। तो बताना है कि रेंट कितना है और मेस चार्ज कितना है। अब सुनिए स्टोरी में क्या बोला था, कि सर दो तरीके से, कोई भी एक बंदा है उसने स्टार्ट किया है रेंट का सिस्टम, तो रेंट के साथ में दे क्या रहा है? रेंट प्लस फूडिंग। ठीक है ना, और रूम देता है रहने के लिए लोगों को, रेंट देता है, फिर इसका वो फिक्स रखा है। इसमें बोला है थोड़ा बदलाव करेंगे हम फूडिंग में। बोलता है जिस भी रूम में आप रह रहे हैं उस रूम के अंदर में जो मेस चार्ज होगा, जो मेस चार्ज होगा, मेस चार्ज जो लोग रह रहे हैं उसका मेस चार्ज जो होगा वो इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि उस रूम के अंदर में कितने लोग शेयर कर रहे हैं रूम को। अगर दो लोग शेयर करते हैं, अगर दो लोग शेयर करते हैं, यहां पर दो लोग रहते हैं, तो उसको पे करना पड़ेगा 3900। अगर दो लोग रहते हैं तो उसको देकर देना पड़ेगा 3900, लेकिन अगर पांच लोग रहते हैं तो उसको पे करना पड़ेगा 7500। यही तो स्टोरी। कहानी अच्छे समझिए, ये दो लोग के लिए है, मतलब कुछ ना पर्टिकुलर एक एक इंसान के लिए निकाला होगा, ये पांच लोग के लिए है, तो भी निकला होगा ऐसे करके, रखा फिक्स्ड ही होगा वो। सुनिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए रेंट रखा है, मान लीजिए एक्स, रेंट तो बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स्ड रखा है, मेंशन किया है सवाल में, बोला है कि फिक्स्ड है रेंट, रेंट में बदलाव हम नहीं करेंगे, रेंट मेरा फिक्स्ड है, तो रेंट हम फिक्स्ड रखेंगे। कितना रेंट रखा है? तो रेंट रखा है मेरा एक्स, मान लीजिए रेंट रखा है एक्स, और मेस चार्ज है वाई। ठीक है,
मेस चार्ज मेरा वाई, ठीक है। तो एक पहला जो फर्स्ट केस में था वो एक इसके फिक्स था, और यहाँ दो लोग रहते थे, दो लोग मेस खा रहे होंगे, एक लोग के लिए वाई होगा तो दो लोग के लिए टू वाई, टोटल मिला के 3900। सेकेंड एक्स प्लस कितने लोग खा रहे थे, तो पांच लोग थे, ये तो फिक्स उसको देना ही है 5y, और ये निकला मेरा 7500, 75। दो लोग, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहां से मेरा रेंट निकल जाएगा और मेस चार्ज निकल जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये था आपका फिक्स चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चंस। और एक सवाल और आता है सर, एक और होता है कौन सा, लाइब्रेरी वाला। लाइब्रेरी सेम टू सेम ऐसे होता है, तो उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं है कि हम लाइब्रेरी कार्ड बनवा लिए, तो लाइब्रेरी कार्ड का कैसे बनाया सिस्टम, तो बोला है कि पहले एक फिक्स चार्ज आपको पे करना है और फिर डे बेसिस के लिए चार्ज में आपको देना है पैसा, ऐसे करके। या फिर बोलता है पहले 5 दिन के लिए फ्री है, सॉरी ये क्या बोल दी, पहले 5 दिन के लिए कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज है और फिर उसके बाद डे बेसिस में। आजकल फ्री में कहाँ कोई कुछ देता है, कुछ नहीं मिलता है फ्री में, ठीक ना। पहले 5 डेज के लिए फिक्स्ड है, उसके बाद डे बेसिस के लिए आपको चार्ज लगेगा, ऐसे एक सिस्टम बनकर रेडी हो जाए। ठीक है, अगला हमारा जो बातचीत होगा वो होगा हमारा डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनिएगा, चलो यहां तक में आपको आशा है कुछ ना कुछ दिमाग में बैठा हुआ कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने ही आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर जो फिक्स जो भी डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस है, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इजी वे है। अगर आप समझ जाते हैं, उसके तरीके को समझ जाते हैं, तो फिर सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन हो जाए या फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, जब भी आपको सवाल देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि सवाल पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। अगर पढ़ने वाले छात्र अगर हैं आप, अगर आप स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि अच्छा इसमें डिजिट की बातचीत कर रहा है। तो जब भी डिजिट वाला सवाल मिले तो आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है, एक्स्ट्रा इसके बारे में सोचना ही नहीं है हमें। आपको स्टार्ट कुछ इस तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूं अभी। जब भी डिजिट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। सुनिए, जब भी डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले आपको इस तरह से शुरू करना है, ज्यादा इसमें लोड लेने वाली चीज नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग बैठा लीजिए कि हाँ सर सही में ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डील करेंगे सही तरीके से। ठीक है, तो ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस को जब भी डील करना है तो हमको पहले डिजिट मानना है। देखिए यहां पर हम लोग केवल दो वेरिएबल पे खेल रहे हैं, तो पक्का दो ही डिजिट पे खेलेगा वो भी, तो हम लोग दो डिजिट को पहले ही मान लेंगे। मान लेते हैं कि जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो हमारा एक्स है, और जो टेंस डिजिट है वो वाई है। यूनिट डिजिट मेरा एक्स है, टेंस डिजिट मेरा वाई है, तो नंबर क्या बनेगा बच्चा, नंबर बताइए। जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10y प्लस एक्स। अब यहां से नंबर कैसे बनाया सर, ये तो समझ में आना चाहिए। मैं यूनिट डिजिट को हम एक्स मान लिए, टेंस डिजिट को वाई मान लिए, समझिए। अगर हम बोल रहे हैं सर कि कोई नंबर हम लिखे 47, तो इस 47 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, 4 × 10 + 7, क्योंकि सर 4 टेंस प्लेस में था तो 10 से इंटू करते हैं, 7 यूनिट प्लेस में था उसको 1 से इंटू करते हैं, 7 × 1 7 ही होता है, इसलिए 1 नहीं दिखाएं। तो उसी प्रकार से मेरे को डिजिट पता है ना कि यूनिट डिजिट में मेरा एक्स है, टेंस डिजिट मेरा वाई है। जब नंबर को फॉर्म करेंगे, नंबर फॉर्म करेंगे तो ऐसे ही फॉर्म करेंगे, टेंस डिजिट को 10 से इंटू करना होगा, तो 10 × y + x, क्योंकि दोनों अलग अलग डिजिट ऐड तो कर नहीं सकते हम लोग, समझिए ध्यान से। ठीक है, तो ये मेरा डिजिट बनकर, इसमें बहुत सारे सम्स में आपको दिखता है रिवर्सिंग, इंटरचेंजिंग, इस तरह का चीज देखने को आपको मिलता है। तो हम लोग रिवर्सिंग का मीनिंग समझते हैं, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। अगर हम यहां से बोल दिए ऑन रिवर्सिंग, और यहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ऐसे करके आपको सवाल में मिलेगा, है ना। रिवर्सिंग या फिर इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब कहने का तात्पर्य इसका यह है कि जहां पर सर यूनिट था वहां पर टेंस चल गया, जहां पर टेंस था वहां पर यूनिट चल गया, जहां यूनिट था ना वहां पर टेंस आ गया, और जहां पर टेंस था वहां पर यूनिट आ गया, जस्ट उलट गया दोनों। तो मेरा न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर, जैसे यहां पर है ना, अगर कोई नंबर मेरा 47 था तो 47 है, अगर इसको यहां लिख दे तो यहां लिख दे तो क्या बन जाएगा ये 74। तो सेम वही चीज कहना चाहता है
कि अगर हमने उसको ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, इसको यहां कर दिया, तो ये क्या बन के रेडी हो जाएगा सर? थोड़ा बात सोचिए तो, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 10x+y। मतलब मैक्सिमम सवाल में आपको यही चीज देखने को मिलेगा, तो अच्छे से समझ लीजिए बता। इतना आपको स्टार्ट करते ही करना ही करना है। डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस देखिए, एक बार पढ़िए और शुरू हो जाइए यही चीज करना। हम बता रहे 90% सम्स में ये 90, 95, 98% तक में समझ, एक आध परसेंट सम्स ऐसा है जिसके अंदर में इंटरचेंजिंग का स्टोरी नहीं है। ठीक है, कुछ और स्टोरी दे देगा, 30 एडेड, 15 एडेड, कुछ करके दे देता है, मीनिंग वही होता है। ठीक है, सुनिए सवाल कहता क्या है। एक सवाल लेते हैं आपके सामने। A two-digit number is 6 times the sum of its digit। वाह, बोलता है एक 2 डिजिट नंबर है, इज 6 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। यहां तो हमने कर दिया, मेरे को तो ये करना ही करना है, इसको हटा देते हैं ना, मेरा पूरा स्टोरी हमने लिख दिया। अब हमको सवाल यही से बना रहे, यही सवाल 1 शुरू कर दे रहे, हमको इतना करना ही करना है। लेट द यूनिट डिजिट बी x, टेंथ डिजिट बी y, नंबर फॉर्म दिस वन ऑन इंटरचेंजिंग, न्यू नंबर फॉर्म दैट वन। ऐसे करके हमने आगे बढ़ दिए। अब सवाल पढ़ते हैं। A two-digit number is 6 times the sum of its digit। बोलता है कि कोई 2 डिजिट नंबर है, वो कैसा है, वो उसको सही से ऑब्जर्व किया गया तो देखने को मिला कि वो जो नंबर है वो दोनों डिजिट के सम के 6 टाइम्स के बराबर है। बोल रहा है कि जो नंबर बना है सर, ये जो नंबर बना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नंबर बना है, वो जो नंबर है वो दोनों डिजिट्स के सम के 6 टाइम्स है। मतलब 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट है, ऐसा बोला है, मेंशन किया है। ठीक है, जो नंबर है बोला है, और टू डिजिट नंबर इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट्स के सम के बराबर है। दो डिजिट नंबर जो बना, नंबर डिजिट नहीं, नंबर जो बना है वो दोनों डिजिट के सम के 6 टाइम्स। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करते ही हो जाएगा 10y+x, 6x, 6y। एक्स इधर भेज देते हैं, वाई इधर भेज देते हैं। तो 10y-6y, 6x-x। जैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, 10y-6y, ये हो जाएगा 4y, 6x-x, ये हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, अब आगे थोड़ा पढ़ देते हैं हम लोग, ठीक है। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर जो फॉर्म हो रहा है रिवर्स करने के बाद डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट से जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है डिजिट को रिवर्स करने के बाद, इज 9 लेस देन द गिवन नंबर। बोलता है कि अगर आपने डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो भी नंबर का फॉर्मेशन किया है वो 9 कम है उसके ओरिजिनल नंबर से। आइए स्टार्ट करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां समझिए। बोला क्या क्या उसे बोला, जो है ना नंबर फॉर्म, जो बोला उसे लिखते हैं ना लाइन में, देखिए नंबर फॉर्म्ड लिख देखिए, जो बोला है नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज इज 9 लेस देन, इज 9 लेस देन, जो इज, अच्छा लिख देते हैं आपको अच्छे से, इज 9 लेस देन, 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है उससे 9 कम है, कहना यही चाहता है कि जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद नंबर क्या फॉर्म हुआ सर, 10x+y, 10x+y, वो कितना कम है, ओरिजिनल नंबर से 9 कम करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर मेरा है 10y+x, 10y+x-9। यही ना बोला है जी, जो ओरिजिनल नंबर, जो मेरा ऑर्डर इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर 9 लेस करें तो बराबर हो जाएगा। ठीक, जो बोला है वही तो किया जा रहा है। स्टार्ट कर, तो यहाँ 10x, एक्स इधर भेज देते हैं हम लोग, तो यहाँ 10x और x इधर गया तो 9x। देखिए 10x-x, यहाँ पर y-10y =-9। तो 10x 9x -9y -9,
तो 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई माइनस 9 जैसे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये निकला मेरा -1। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो x का वैल्यू हो जाएगा y-1। x का वैल्यू हो जाएगा y-1। पुट कर देते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं, इजिली सॉल्व किया जाए ना बहुत आसानी से। तो यहां पर मेरे पास 4y था, 5, x का वैल्यू है y-1। देखो तो वैल्यू से मतलब है, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 4y, ये हो गया 5y-5, इसको इधर भेज देते हैं। 4y-5y इक्वल टू -5, माइनस वाई इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू 5, y जो है वो 5। ये इजिली सॉल्व हो रहा था, इस डायरेक्ट दिख रहा था कि पुट करके हम जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो वही सब दिमाग लगा लेना है, सोच लेना बैठ के। हर जगह एलिमिनेशन ही बेस्ट नहीं होता, कभी कभी सब्स्टिट्यूशन भी बहुत जल्दी करके दे देता है सवाल। ठीक है, y का वैल्यू 5 है, अब तो x निकाल देंगे। y का वैल्यू 5 है तो x निकल सकता है, 5-1 ये 4। तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5 है। तो नंबर मेरे को पूछा है, हमसे एक्स वाई नहीं पूछा, नंबर पूछा है। तो 10 इंटू वाई, 5 इंटू 4, तो सर ये निकलेगा 54। जस्ट एन इजी पीजी क्वेश्चन। फर्क पड़ा नहीं पड़ा, कहीं पर भी एक्स्ट्रा जाएगा ही नहीं सवाल, लंबा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस का स्टोरी। मतलब डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कैसे भी सवाल मिले, इससे ऊपर नहीं जाता। ये हम बहुत अपने हिसाब से बहुत ही इजीएस्ट सम नहीं लिए, आपको हिसाब से टफेस्ट सम लेके दिए हैं कि थोड़ा सा नए तरीके से ट्विस्टेड। बहुत सारे सम में तो डायरेक्ट मिल जाता है, डिजिट का सम दिया रहता है, डायरेक्ट निकालना होता है। तो आपको कुछ नए तरीके से हमने लेके समझाया है। ठीक है, तो स्टार्ट आपको ऐसे ही करना, कुछ नया वे नहीं है इसका। ठीक है, एक और तुम्हारा टॉपिक बच गया हुआ है फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। अब फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, तो उसको भी डील करने के लिए आपको पहले मानना पड़ेगा। आप जानते होंगे, अगर फ्रैक्शन के बारे में आपको आइडिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन बताना क्या चाहता है। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन दो चीज से मिलकर बनता है, पहले होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन दो चीज से मिलकर बनता है, अगर आपको आइडिया ठीक से होगा तो। अगर आपको ठीक से आइडिया, बचपन का स्टोरी अगर आपको याद होगा, तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन दो चीज से मिलकर बनता है, पहला होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए अब दो वेरिएबल खेल रहे हैं, कुछ तरीके से सवाल भी ऐसे ही आएगा कि इसमें दो वेरिएबल की बातचीत की जा रही होगी। ठीक है, सुनिए, तो मेरे पास फ्रैक्शन पूछा है। हाँ सर ठीक है, तो इस फ्रैक्शन के अंदर पक्का कोई ना कोई न्यूमरेटर होगा और कोई ना कोई मेरे पास डिनोमिनेटर होगा। चलिए, तो मेरे को आइडिया नहीं है सर, तो न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं एक्स और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं वाई। तो न्यूमरेटर एक्स से डिनोमिनेटर वाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग सवाल उठाते हैं। मेन सवाल ये, ठीक है, बोलता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। एक फ्रैक्शन है जो 4/5 हो जाता है। कोई फ्रैक्शन है जो 4/5 हो जाता है, लेकिन कुछ करने के बाद कोई फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, तुमको फ्रैक्शन के बारे में आइडिया नहीं है, तो फ्रैक्शन मेरे पास ऐसा है, x/y है। वो फ्रैक्शन x/y है। बोलता है वो फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन जो है 4/5 के बराबर हो जाता है अगर न्यूमरेटर में भी वन जोड़ दे, डिनोमिनेटर में भी वन जोड़ दे। न्यूमरेटर में भी वन जोड़ दिया गया और डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया है 4/5। पहला इक्वेशन देखिए। दूसरी बात करता है वो, बोलता है however if 5 is subtracted from both numerator and denominator then it becomes 1/2। बोलता है 5 अगर दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इसमें से भी और इसमें से भी, तो इट्स बिकम 1/2। इट इज अ सेकेंड इक्वेशन। अगर 5 दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है तो वो बन जाएगा 1/2। यही तो स्टोरी। अब यहां से अगर सॉल्व करने, अगर आपको यहां से अगर मेरा हेल्प रिक्वायरमेंट पड़ रहा है तो आपको दिक्कत। मेन मेरा यही पर मोटो था। आगे सवाल और भी है,
मतलब यहां से करना क्या होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर भागेगा इधर भागेगा, क्योंकि दोनों अकेले अकेले, ये भी अकेला ये भी अकेला, तो अकेले रहेगा नहीं दोनों, यहां से ये भी अकेले अकेले जाएगा इधर, तो ये 5 इधर की ओर भागा, तो ये हो जाएगा 5x+5, और यहां से हो जाएगा 4y+4, इधर भेज देंगे तो 5x - 4y = -1, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर दिया हम और फास्ट कर दिए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में फिर ऐसे जाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x, 2 5 10, y-5, 10 उधर y इधर, 2x - y = 5, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है किसी को फर्स्ट मानना उसी को सेकंड मानना है, कहीं ऐसा नहीं है किसी इक्वेशन को फर्स्ट माने उसको सेकंड मानेंगे, आपको जो इक्वेशन को फर्स्ट मानना है मान सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर वाइज चलिए, ज्यादा अच्छा होता है, आपको परेशानी कम से कम होगी। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए, एक्स वाई निकालिए, पुट कीजिए, फ्रैक्शन निकल गया। और भी सवाल लेते हैं फ्रैक्शन का, अच्छा सवाल देखिए, लेते हैं सवाल, द सम ऑफ द न्यूमरेटर, देखिए अब सवाल नए तरीके से पूछ दिया, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। वाह, देखिए अब नए सवाल को लेते हैं, फिर एक नए सवाल को देखिए, यहां से एक और सवाल, ये हमारा फर्स्ट सवाल बन गया, एक और सवाल को लेते हैं, चलिए देखते हैं आप क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, हम और सवाल ले रहे हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, बोलता है फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों को जोड़ दिया गया है। अच्छा, तुमको पता नहीं क्या है न्यूमरेटर, तो वो एक्स है और वाई है, जोड़ने के बाद हमको देखने को मिला द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन 4 more than twice the numerator, 4 more than twice the numerator, मोर देन बड़ा, कम करने के बाद देखने को मिला कि वो न्यूमरेटर का ट्वाइस करने के 4 ऐड कर देंगे तो बराबर आता है, वो कहना यही चाहता है। सुनिए लाइन को फिर सुनिए, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, बोलता है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किसके, ट्वाइस द न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर का ट्वाइस करें 4 ऐड करते बराबर हो पाएगा उससे। ये मेरा पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन के लिए क्या बोलता है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, बोलता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाए 3 तो द रेशियो बिकम्स 2/3, बोलता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रखे हैं सर उसको अगर हम इंक्रीज कर दें 3 टाइम्स नहीं, इंक्रीज बाय 3 बढ़ाया गया है, तो जो फ्रैक्शन है वो हो गया है 2/3। तो यहां से एक बना पहला इक्वेशन, फिर बना देंगे दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, अकेले अकेले है तुरंत बताया है, तो ये हो जाएगा इधर से 3x 9 2y 6, इधर आ गया 3x - 2y + 9 - 6, 3x - 2y + 3 = 0, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, या फिर ये पहला इक्वेशन ये हमारा दूसरा इक्वेशन, दोनों कर देंगे सॉल्व, सॉल्व होकर कहानी खत्म। अगर हम x को इधर भेज दें तो y मेरा निकल जाएगा, यहां से देखिए, यहां से y हमारा निकल जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + x, इस y का वैल्यू लाके यहां चिपका देंगे, x और y निकाल के यहां पर चिपका देंगे, मेरे को फ्रैक्शन बन जाएगा। और भी बहुत सारा वेरिएशन क्वेश्चन का, लेकिन कहानी वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इन 3 टॉपिक्स में और भी कुछ नहीं। एक आता है मनी का डिनोमिनेशन, एक मनी का डिनोमिनेशन कुछ पैसे का होता है, उस पर बात करते हैं हम लोग, वो तो बात नहीं किया ना। अच्छा, एक पैसे वाला बातचीत होता है, इसमें मनी का डिनोमिनेशन के बारे में बातचीत करते हैं कि कुछ पैसा है उसके पास और उसके पास कुछ नोट्स है, जो नोट का नंबर दिया रहता है, और दूसरा दिया होता है कि जो भी पैसे हैं उसका अमाउंट कितना है। जैसे समझिए सवाल कुछ ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कैसे सवाल, कहाँ गया, मेरे पास होना चाहिए वैसा पैसा, हाँ देखिए, मीना जो है, मीना बैंक जाती है, सुनिए, मीना एक लड़की है, बैंक जाती है, एनसीईआरटी का सवाल है तो कहीं अलग सवाल नहीं लिए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विद्रॉ मनी ₹2000, मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100, उसने कैशियर को कहा कि हमको 50 का नोट दीजिएगा और केवल 100 का नोट दीजिएगा। मीना गॉट 25 नोट्स, मीना को 25 नोट मिला मात्र। मीना बैंक गई, बैंक जाके बोली कि हमको
₹2000 चाहिए तो बैंक जाके पहले ₹2000 निकाली, तो कैशियर से बोला कि हमको केवल 50 का और 100 का नोट दीजिएगा। तो कैशियर उसको 25 नोट गिन के दिया, 25 नोट्स ही केवल दिया गिन के। तो बताना है कि मीना को 50 के नोट्स कितने मिले थे और 25 सॉरी और 100 के नोट्स कितने मिले हैं। आपके सिंपल लाइफ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं सर, आपके कॉमन लाइफ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, वो सही तरीके से आपको रिलेट कर पाएंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम्स को। तो उसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, सवाल बहुत बार पूछे आते हैं, इस पे बेस्ट थोड़ा अच्छे से उसको क्लियर कर लीजिए। मीना कहाँ गई थी? मीना गई है बैंक। बैंक गई है तो बैंक से वो कुछ पैसा निकालना है, उसको कितना पैसा निकालना है? तो ₹2000 निकालना है। 2000 निकालना है, लेकिन मीना के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है, घर से बोला गया होगा कि हमको 50 का नोट्स चाहिए और किसका नोट्स चाहिए? 100 का नोट्स चाहिए। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 50 का कितना नोट मिला है और 100 का कितना नोट मिला है। तो 50 का जितना भी नोट मिला चाहिए, हमको नहीं पता। तो हम मान लिए 50 का कितना नोट मिला है, तो एक्स नोट मिला है और इसका वाई नोट मिला है। 50 का नोट मेरे को मिला कितना? एक्स, और उसका नोट मिला है वाई। तो अगर 50 का नोट एक्स मिला है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50 का? 50x। और वाई का कितना हो जाएगा? 100 वाई। अरे मान लो 50 का 10 नोट मिला होगा तो 50 × 10 500। अगर 100 का 5 नोट मिला होगा, 15 नोट मिला, 1500। अरे निकल गया आंसर जी, 15। ऐसे ही तुम सोचते सोचते निकले, सही निकला। देखिए 25 नोट मिला था ना, तो 50 का 10 नोट हो गया 500, 10 नोट हो गया 15 नोट बचा मेरे पास। 15 × 100 1500, 1500 और 500 2000। सही है, मतलब ऐसे ही रेंडम निकल गया, वो तो फ्लो फ्लो में हो गया। ठीक है, तो 50 का नोट 50x हो गया, 50 का नोट का अमाउंट, इसका 100, दोनों मिला के कितना हो गया? ₹2000। 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। यहां से अगर कुछ कॉमन आ पा रहा है, देखिए यहां से 50 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y 2000 डिवाइडेड बाई 50, 5 से 4 बार 40। तो यहां से निकला x प्लस 2y इक्वल टू 40, पहला इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, कुछ ज्यादा तो नहीं पड़ा। यहां कॉमन आ रहा था, कॉमन उड़ा सकते हैं आप, कर सकते हैं ये काम। कॉमन आ रहा था, जीरो जीरो कट गया। सही तो किए, गलत नहीं किए, सही। अब आगे बोला है, एक और बात बोला है कि मीना के पास टोटल 25 नोट ही मिला था। मतलब 50 के नोट और 25 के नोट मिला के मात्र उसके पास 25 नोट ही मिले थे। मतलब दूसरा इक्वेशन मेरे पास सर कुछ ऐसा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। ये दोनों देखिए सेम साइन का है, तो माइनस कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया सहित, ये हो गया वाई, और ये निकल गया हमारा 15। देखिए हम 15 बोल भी रहे थे, वाई 15 15, वाई 15 होगा और एक्स मेरा 10। ये हो गया मेरा ₹100 नोट्स, ये हो गया हमारा ₹50 नोट्स। देख रहे हैं? तो इस पे और ज्यादा वेरिएशन, और भी वेरिएशन क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि क्वेश्चंस इसमें खत्म हो गए। क्वेश्चंस में वेरिएशन बहुत सारा है, क्वेश्चंस में लिख के रखा है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वेरिएशन इसमें बहुत सारे हैं, डिस्कस करने का तो मन बहुत सारा था मेरे को। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे अपने डे 8 में। जो हमारा 3 टॉपिक बचा है उसको भी डिस्कस किया जाएगा, और आपका जो प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।